हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पणा शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और इस पर हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है हमारा यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी वगैरह जो स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में या फिर आईएएस का जब आप एग्जाम देते हैं उसमें हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें एक ऑप्शनल पेपर है हिंदी लिटरेचर। तो हम लोग अपने वीडियो में उसी को कवर कर रहे हैं। हमारे चैनल पर इसी का कोर्स चल रहा है। इसमें डिफरेंट सीरीज आए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, तो आप उसमें देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग चल रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका एक ओवरव्यू लिया है कि कैसे हिंदी का जो साहित्य है, जो हिंदी लिटरेचर है, टाइम पीरियड के साथ डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ कैसे कैसे इसका ग्रोथ हुआ है, कैसे कैसे एक्सपेंशन हुआ है इसका, कैसे ये एक्सटेंशन हुआ है इसका, किधर से किधर की ओर गया है, डायरेक्शनल मूव इसका क्या रहा है, डायरेक्शनल अप्रोच क्या रहा है ना। तो इस तरह से उसका इफेक्ट क्या रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके बारे में हमें जानना है। तो वो हमने एक ओवरव्यू में देखा है। अभी तक 3 वीडियो इसके ऑलरेडी इसी कोर्स के अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उसको जरूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूं तो आप उसको मिस आउट ना करें और सारे वीडियोज आप एक साथ देख सकते हैं, जिससे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक हमने ओवरव्यू में देखा है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये जो हमारे डिवीजन थे हिंदी लिटरेचर का, जो टाइम पीरियड रहा है, ठीक है ना, उसका जो डिवीजन रहा है, अब हम लोग एक एक कर उन सभी समय को बहुत ही गहराई में समझेंगे और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारा सबसे पहला पार्ट था हिंदी साहित्य का डिवीजन हुआ था, वो था आदिकाल, है ना। 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक का जो समय है, आज हम लोग उसको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आदिकाल का जब हम लोग बात करें तो सबसे पहले उसका एक इंट्रो ले लेते हैं। यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, जिस प्रकार गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। देखिए पहले लोग क्या करते थे कि पहले एक चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे, लोगों की जो भाषाएं होती थी, लोगों की जो आम बोलचाल की जो भाषा थी, है ना, तो जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि लोक भाषा, ठीक है। और दूसरा था साहित्य भाषा, जो लिटरेचर में यूज होता था, जो कवि, उस समय के लेखक, है ना, कहानीकार, जो अपनी रचनाओं में यूज करते थे, वो भाषा बहुत ही डिफरेंट होती थी, है ना। तो क्या होता था कि जैसे गाथा कहते हैं, तो गाथा क्या था, यह प्राकृत भाषा में गाथा कहते थे, ठीक है। लेकिन दोहा या दूहा कहने से पता चलता था कि यह भाषा अपभ्रंश है। तो इस तरह से लोग डिफ्रेंशिएट करते थे कि कौन सी भाषा का प्रयोग कहाँ हो रहा है ना, कौन सी भाषा का शब्द है ये। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो 1050 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, 1375 तक। तो इस समय अगर ये हम लोग ध्यान देंगे कि ये पहले का काल क्या था, राजा महाराजाओं का काल था। तो इस काल में आखिर कौन से राजा हुए जो बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो जब यह स्टार्ट हुआ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है 1050 ईस्वी, उस समय महाराज भोज का समय था। कहता है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहावत जो आई है, हाँ वही महाराजा भोज का समय था आदिकाल में, संवत 1050 ईस्वी के मध्य में। मतलब समझ सकते हैं कि 1050वां ईस्वी जब चल रहा था तो उस समय महाराज भोज का समय था। 1375 में जब आदिकाल समाप्त हुआ, उस समय कौन से राजा थे, उस समय थे हमीर देव, है ना। तो इनके समय से कुछ पहले तक ही, कुछ पीछे तक ही माना जाता है कि आदिकाल का समय रहा था। देखिए आदिकाल में सबसे ज्यादा राजाश्रित कवि और चारण कवि हुए। राजाश्रित या चारण कवि किनको कहते हैं। देखिए राजाश्रित अगर आप तोड़ेंगे, शब्द को तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो किसी भी राजा पर आश्रित हो, जो राज्य पर आश्रित हो, वो है राजाश्रित। या फिर चारण किसको कहते हैं, जो किसी के चरण में हो उसको कहते हैं चारण।
तो इसी प्रकार जैसे नीति, श्रृंगार, ये तरह के जो फुटकर दोहे राज्यसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे, है ना। देखिए कवियों का क्या था कि वो राजाश्रित थे, तो वो क्या होता था, किसी राजा के दरबार में है तो वहाँ के जो दरबारी हुआ करते थे, वहाँ जो कहते हैं ना कि जो पीपल हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, संतरी मंत्री जो होते थे राज दरबार में, तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए ये फुटकल दोहे सुनाया करते थे। 2 लाइन का दोहा हो गया, 4 लाइन का कुछ छंद हो गया, तो इस तरह की कविताएं ये किया करते थे। तो जब ऐसा करते थे इसके साथ ही ये क्या करते थे कि राजा को तो खुश करना पड़ेगा। राजा खुश कैसे हों, जितना राजा खुश होंगे उसके उतना ही आपका मतलब कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में होंगी। राजा आपसे खुश होंगे तो आपके ऊपर धन वर्षा होगी, है ना। राजा का जो कहते हैं प्रेम, जो दया होगी वो आपके ऊपर रहेगी। तो ये कवि क्या करते थे, चाटुकारिता करते थे, ठीक है। इनके काव्य को हम लोग चाटुकारिता भी कहेंगे, या इनको चारण कवि इसलिए कहा जाता है कि उन राजाओं का, वो जो इनके आश्रयदाता हुआ करते थे, उनका पराक्रम पूर्ण बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर उनका वर्णन करते थे, है ना। उनके शौर्य की बड़ी बड़ी गाथाएं करते थे, उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते थे, उनका जो सौहार्द होता था उसका वर्णन करते थे। कुल मिलाकर इनका काम यही था कि जिसने हमें खाना दिया, जिसने हमें आश्रय दिया है, हम उन्हें खुश रखें, है ना। तो ये जो परंपरा उनकी रही, ये जो उनका मतलब पूरा सेटलमेंट था इस तरह का कि हमें क्या करना है, तो कुल मिलाकर राजा को किसी तरह से खुश रखना है अपनी कविताओं से। उसके लिए हमें भले ही झूठ बोलना पड़े कि राजा ऐसे हैं, राजा वैसे हैं, ऐसे पराक्रमी हैं, इतने दयालु हैं, है ना, शूर है, वीर है, तो इस तरह की बातों से उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनको मतलब होता था कि राजा खुश है तो हम भी खुश हैं। तो यही जो उनकी ये रही सोच रही, ये उनका जो प्रबंध रहा, इसको हम लोग रासों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। रासो साहित्य में यही प्रमुखता थी और इसे ही कहा जाता है रासो। तो देखिए एक्चुअल क्या होता है कि इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, तो देखिए राजाओं का जब वो खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए जब वो काव्य करते थे, तो राजा सबसे ज्यादा खुश कब होते थे, जब ये बताया जाता था कि ये राजा इतने बहादुर हैं कि इनके डर से तो जो विपक्षी हैं, जो दुश्मन राजा है, वो थर थर कांपते हैं। इस तरह से ये क्या करते थे, अपने आश्रयदाता, जो इनके आश्रयदाता राजा होते थे, उनका ये बढ़ा चढ़ा कर शूरवीर वाला, उनको इतने ब्रेव, इतने मतलब ये बता देते थे, करेजियस बता देते थे कि सामने वाला उसके सामने बहुत ही तुच्छ लगने लगता था, एकदम मतलब ऐसा लगता था कि बस इस राजा के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। तो इसी कारण से इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस काल को 2 नाम दिया गया था, एक तो था रासो काल, दूसरा था वीर गाथा काल। इसमें सभी कवि अपने अपने राजाओं के, अपने अपने आश्रयदाताओं के वीर गाथा करते रहते थे, उनका वर्णन करते रहते थे, उनकी वीरता को बार बार अपने काव्य में दर्शाते रहते थे। देखिए आदिकाल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक चीज और ध्यान देंगे, आदिकाल का बहुत सारा नाम है। एक्चुअली जितने कवि हुए, डिफरेंट डिफरेंट कवियों ने इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया और उन सब का अलग अलग कारण रहा है ना। उन्होंने ये नाम क्यों दिया तो उसका अलग अलग कारण रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आदिकाल, ठीक है, आदिकाल इसको किन्होंने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और इनका कहना था कि यह जब हम लोग हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो यह सर्वप्रथम काल है जहाँ के हमें साहित्य के होने का बोध हुआ था, प्रमाण मिला था। तो ये सबसे प्रथम है काल, इसलिए साहित्य का सबसे प्रथम काल है, सबसे शुरुआत का दिन है, इसलिए इसको कहेंगे आदिकाल। आदि मतलब होता है शुरू का, तो इसलिए उन्होंने इसको कहा आदिकाल। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल आया, जब वो कवि आए, तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें तो अगर देखा जाए, इस काल की रचनाओं को देखा जाए, तो इसमें जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने क्या की है, तो राजा की वीरता का वर्णन किया है, वीरता का गुणगान किया है, इसलिए ये क्या है, तो यह वीर गाथा काल। तीसरा स्टेज तब आया जब मिश्र बंधु करके कवि आए थे, है ना। तो मिश्र बंधुओं ने इसको क्या कहा, प्रारंभिक काल।
देखिए इनका मिस्र बंधु का अपना कोई लॉजिक नहीं था, सिंपल सी बात थी, सबसे स्टार्टिंग का काल था इसलिए इन्होंने इसको कह दिया। स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, जो बिगिनर पॉइंट होता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रैच, जो स्क्रैच होता है बिल्कुल, जो रॉ मटेरियल होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रारंभ। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारंभ। स्टार्टिंग पॉइंट को प्रारंभिक ये कहते हैं, बिंदु कहते हैं ना, तो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, प्रारंभिक काल। इसके बाद देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब आए तो इन्होंने क्या कहा कि इसको बीज बप्पन काल कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, तो उन्होंने कारण दिया था कि इस काल में साहित्य का जो बीज रोपण हुआ है, बीज बप्पन मतलब होता है बीज रोपण, जो सीडिंग का काम होता है ना, खेती में जब हम लोग बीज बोते हैं खेतों में तब उससे पौधे निकलते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये वो काल रहा है जहां से कि लोगों के हृदय में साहित्य के प्रति बीज फूटे हैं, उसकी कोपलें फूटी हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे बीज बप्पन काल। ठीक है, सबको अगर आप देखेंगे सभी कवियों ने इसके अलग अलग नाम तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबने जो वो उस समय के जो काव्य रचनाएं रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उनके कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए अपना अपना रीजन दिया है। जैसे डॉक्टर कुमार वर्मा की अगर बात माने तो उन्होंने कहा कि ये तो चारण काल है। चारण काल क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो कवि हैं वो तो चाटुकारिता कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राजाओं की बात करते हैं, उनकी ही शूरवीरता की बात कर रहे हैं जिसके की शरण में वो है, जिसके चरण में वो हैं, जिसके दरबार में है, तो इसलिए इसको कहा गया कि चारण काल है। तो जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा की काव्य रचनाएं आप पढ़ेंगे, उनकी जो किताबें लिखी हुई हैं वो आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इस काल को हर जगह चारण काल लिखा हुआ मिलेगा या चारण काल का ही वर्णन मिलेगा, आपको आदि काल शब्द नहीं मिलेगा, है ना। उन्होंने इस काल को आदि काल के नाम से संबोधित नहीं किया है। इसके बाद देखिए राहुल सांकृत्यायन जी एक कवि हुए थे, एक लेखक थे, बड़े ही उम्दा लेखक थे। इन्होंने इसको कहा सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल क्यों कहा, इसका वर्णन हमें आगे मिलेगा और बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। सिद्ध सामंत मतलब होता है सिद्ध, सिद्ध मतलब जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो ऋषि मुनि होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, और सामंत काल इन्होंने कहा। तो ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी की बात को हम लोग याद रखेंगे कि ये सिद्ध सामंत काल इन्होंने ही कहा था सर्वप्रथम, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था आज तक अभी हमारा आदिकाल का एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका नेमिंग पार्ट। इसके आगे आदिकाल बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, इसमें कम से कम आपको 4-5 वीडियोस तो आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आदिकाल स्टेज के लिए। तो बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप अपडेट हो जाए, आपका कोई भी पार्ट मिस आउट ना हो, क्योंकि अगर एक बार ये चेन ब्रेक हुआ, आपने कोई भी वीडियो बीच में मिस कर दी, तो आपको उसके आगे के पार्ट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, लेकिन अगर आपने इसमें फुल डेडिकेशन अपना नहीं दिया है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है या फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि इसको जितना इजी वे में हो सकता है कि आपको एक बार आप पढ़ लो, दूसरे टाइम आप सिर्फ एक बार थोरोली रिवाइज कर लो और आपका ये पूरा का पूरा जो ऑप्शनल पेपर है वो तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, है ना। आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए जुड़े रहते हैं, आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आदिकाल के बारे में ही। और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू, बाय बाय।